नमस्कार छात्रों। हमने तत्सत कहानी हम देख रहे थे और वन के सारे वृक्ष आपस में बातचीत करते हैं। वन का ठाव ठिकाना उसके बारे में बोलते हैं और उसका उत्तर उन्हें नहीं मिलता है। अंत में सांप को भी वे पूछना चाहते हैं, परंतु सांप ने भी वन को कभी नहीं देखा था। अब उस निश्चय के समय बड़दादा ने कहा, भाइयों, उन आदमियों को फिर आने दो। अब सारे वृक्ष निश्चय करते हैं कि वन नहीं है, वन नामक कोई वस्तु चीज नहीं है। अब बड़दादा कहते हैं कि उन आदमियों को आने के बाद हम उन्हें साफ साफ पूछेंगे कि बताओ वन क्या है। बताए तो बताए, नहीं तो खामखा झूठ बोलना छोड़ दे। यानी सारे वृक्षों को लगता है कि आदमी झूठ बोलता है। वन न होने के बाद भी वन है, ऐसा झूठा बर्ताव मनुष्य करता है। लेकिन उनसे पूछने से पहले उस वन से दुश्मनी ठानना हमारे लिए ठीक नहीं है। बड़दादा एक समझदार मनुष्य की तरह है। सबसे बड़े होने के कारण बीच बीच में वे बोलते हैं और सारे वृक्षों को समझाते हैं। और वे कहते हैं कि मनुष्य के पूछने के पहले वन से दुश्मनी लेना ठीक नहीं होगा। यह भयावना सुनते हैं, जाने वह और क्या हो। तो इतनी रात हो गई है, अंधेरा हो गया है, सारा भयावना दृश्य है, वातावरण है। तो इस तरह इस समय ज़्यादा बोलना योग्य नहीं है। लेकिन बड़दादा की वह विशेष चली नहीं। जवानों ने कहा कि ये बूढ़े हैं। उनके मन में तो डर बैठा है और जंगल के न होने का फैसला पास हो गया। और इस तरह जवान लड़कों की तरह जो जवान वृक्ष थे, जवान पेड़ थे, वे बड़दादा को कुछ बोलने नहीं देते। और इस तरह सारे जवान वृक्षों का मानना है कि बड़दादा के मन में डर है, उसके कारण वे कुछ ज़्यादा नहीं बोलते हैं। और इस तरह एक फैसला सारे जवान वृक्ष करते हैं कि जंगल नहीं है। ऐसा फैसला वे पास करते हैं। एक रोज आफत के मारे फिर वे शिकारी उस जगह आए और फिर जिस तरह पहले वे दो शिकारी उस वन में आए थे, बड़ के पेड़ के नीचे आए थे, उसी तरह किसी संकट के कारण वे शिकारी आज उस बड़दादा के पेड़ के नीचे आते हैं। उनका आना था कि जंगल जाग उठा। सारे वे शिकारी आने के बाद सारा जंगल, सारे पेड़ जाग उठते हैं। बहुत से जीव जंतु, झाड़ी, पेड़ तरह तरह की बोली बोलकर अपना विरोध दर्शाने लगे। और सारे जीव जंतु, सारे पेड़, सारे वृक्ष अपने बोली बोलने के माध्यम से जंगल का विरोध दर्शाने लगते हैं। आदमी बेचारों को अपनी जान का संकट मालूम होने लगा। उन्होंने अपनी बंदूकें संभाली। उन दो शिकारियों के हाथ में बंदूकें थी। अब उन्हें कोई संकट दिखाई देने लगता है। सारे वृक्ष बोलने के कारण वे अपनी बंदूकें तैयार करते हैं। बड़दादा ने बीच में पढ़कर कहा, अरे तुम लोग अधीर क्यों होते हो? इन आदमियों के खत्म हो जाने से हमारा तुम्हारा फैसला निर्भ्रम नहीं कहलाएगा। और इस तरफ बड़दादा कहते हैं कि ऐसा इन लोगों को हम जब खत्म करेंगे, मारेंगे, तो हमारा जो प्रश्न था वो प्रश्न ही रहेगा, उसका उत्तर हमें नहीं मिलेगा। जरा तो ठहरो, गुस्से से कहीं ज्ञान हासिल होता है। अब जिस तरह बड़दादा सारे वृक्षों के बीच में बोलते हैं और सारे वृक्षों को वे समझाते हैं और वे कहते हैं कि गुस्से से कहीं ज्ञान हासिल नहीं होगा। यानी अत्यंत महत्वपूर्ण वाक्य है। गुस्से के कारण कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है।
जब मनुष्य को गुस्सा आता है तो वो मनुष्य को ही समाप्त कर सकता है। उसी तरह बड़दादा की यह बात महत्वपूर्ण है कि गुस्से से कोई ज्ञान हासिल नहीं होगा। मैं खुद निपटारा किए देता हूँ, इस तरह वे बीच में बोलते हैं। यह कहकर बड़दादा आदमियों को मुखातिब करके बोले, भाई आदमियों, तुम भी इन पोली चीज़ों का मुंह नीचा करके रखो जिनमें तुम आग भरकर लाते हो। डरो मत। अब यह बताओ कि वह वन क्या है। और उन शिकारियों के हाथ में जो बंदूकें थी उनका मुंह नीचे करने के लिए बड़दादा कहते हैं और आदमियों को पूछते हैं, शिकारियों को पूछते हैं कि बताओ वह वन क्या है जिसकी तुम बात क्या करते हो, बताओ वह क्या है। हमेशा वह आदमी, वह मनुष्य, वे इंसान वन के बारे में बातें करते हैं, तो बताओ हमें वह वन क्या है। आदमियों ने अभय पाकर अपनी बंदूकें नीचे कर ली और कहा, यह वन ही है जहाँ हम सब हैं। तो आदमी बता देते हैं, सारे वृक्षों के सामने बोलते हैं कि जहाँ हम हैं वह वन तो है। उनका इतना कहना था कि चीज़ी की सवाल पर सवाल होने लगे। तो ऐसा कहने के बाद यह वन ही है, ऐसा बोलने के बाद सारे सवाल करने लगे। सारे वृक्ष बोलने लगते हैं, अनेक अनेक सवाल करते हैं। वन यहाँ का है, कहीं नहीं है। तुम हो, मैं हूँ, वह है। वन फिर हो कहा सकता है। ऐसे अनेक अनेक प्रश्न सारे पेड़ आपस में पूछते हैं। यह वन नहीं है, तुम झूठे हो, धोखेबाज, स्वार्थी, खत्म करो इनको। सारे वृक्ष बोलते हैं। मनुष्य को वे झूठे कहते हैं, धोखेबाज कहते हैं, स्वार्थी कहते हैं। इस तरह वे मनुष्य को नष्ट करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। आदमी यह देखकर डर गए। बंदूकें संभालना चाहते थे कि बड़दादा ने मामला संभाला। अब दो शिकारी बंदूकें अपनी हाथ में लेना चाहते हैं, हाथ में लेने लगते हैं। तो बीच में बड़दादा बोलते हैं, वे सारा मामला संभालते हैं। सुनो आदमियों, तुम झूठे साबित होंगे तभी तुम्हें मारा जाएगा। अब बड़दादा उन आदमियों को बोलते हैं, आदमियों को कहते हैं कि तुम झूठे साबित होने के बाद तुम्हें हम मारेंगे, नष्ट करेंगे। और फिर हमें बताओ कि अगर झूठे नहीं हो तो बताओ वन कहाँ है। तुम झूठे नहीं है तो हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए, वन कहाँ है। उन दोनों आदमियों में से प्रमुख ने विस्मय से और भय से कहा, हम सब जहाँ है वही तो वन है। अब दो आदमियों में जो प्रमुख था वह बोलता है, विस्मय से बोलता है, भय से बोलता है। सारे वृक्षों के सामने वे डर गए थे और वो बोलता है कि हम सब जहाँ है वही तो वन है, हमारे पास ही वन है। बबुल ने अपने कांटे खड़े करके कहा, बको मत, वह सेमर है, वह सिरस है, वह साल है, वह घास है, वह हमारे सिंहराज है, वह पानी है, वह धरती है। तो बबुल बोलता है कि एक एक वह पेड़ के नाम लेते हैं कि वह सेमर का पेड़ है, वह बबुल का पेड़ है, साल का पेड़ है, घास है, वह धरती है। तुम जिनकी छाँ में हो वह हमारे बड़दादा है। तब तुम्हारा वन कहाँ है, दिखाते क्यों नहीं। तो ऐसे अनेक अनेक सवाल सारे वृक्ष मनुष्यों को पूछते हैं। तुम हमको धोखा नहीं दे सकते, बबुल का पेड़ इस तरह बोलते हैं। और वे कहते हैं कि सारे वृक्ष हमें दिखाई देते हैं पर वन नहीं दिखाई देता। फिर बबुल ने अपने कांटे खड़े करके कहा, इस तरह बबुल बीच में बोलते हैं। प्रमुख पुरुष ने कहा, यह सब कुछ ही वन है। इस पर गुस्से में भरे हुए कई जानवरों ने कहा, बात से बच्चों नहीं, ठीक बताओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। फिर
प्रमुख शिकारी बोलता है कि हम जहाँ खड़े हैं यह सब कुछ वन ही है। इस तरह इस बात पर सारे वृक्षों को गुस्सा आता है, जानवरों को भी गुस्सा आता है और वे बोलते हैं ठीक से बताओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है, नहीं तो हम तुम्हें मार सकते हैं। अब आदमी क्या कहे, परिस्थिति देखकर वे बेचारे जान से निराश होने लगे। अब किस तरह समझाना, वृक्षों को किस तरह समझाना है, ऐसा प्रश्न उनके सामने है। वो बात ज़्यादा जल्दी वृक्षों को समझ में नहीं आती है। अब वे निराश होने लगते हैं। अपनी मानवीय बोली, अब तक प्राकृतिक बोली में बोल रहे थे, अब वे दोनों मनुष्य मानवीय बोली में बोल रहे थे। एक ने कहा, यार कह क्यों नहीं देते कि वन नहीं है, देखते नहीं किसने पाला पड़ा है। दूसरे ने कहा, मुझसे तो कहा नहीं जाएगा। अब एक दूसरा शिकारी कहता है कि ऐसा बड़ा झूठ बोलो उनके सामने कि वन ही नहीं है, ऐसा क्यों नहीं बोल देते। उनका भी ऐसा ही मत है कि वन नहीं है, वन दिखाई नहीं देता है। परंतु दूसरा शिकारी कहता है, मुझसे तो कहा नहीं जाएगा, मैं ऐसा झूठ नहीं बोल सकता। तो क्या मरोगे, सदा कौन जिया है, इसमें इन भोले प्राणियों को भुलावे में कैसे रखूं। तो इन भोले प्राणियों के सामने, भोले पेड़ों के सामने हम कैसे झूठ बोल सकते हैं। सारे भोले वाले हैं, सारे मूक प्राणी हैं, न बोलने वाले प्राणी हैं। यह कहकर प्रमुख पुरुष ने सबसे कहा, भाइयों वन कहीं दूर या बाहर नहीं है, आप लोग सभी वह हो। इस पर फिर गोलियों सी सवालों की बौछार उन पर पड़ने लगी। अब प्रमुख पुरुष फिर बोलता है, सारे जानवरों को समझाता है कि वन कहीं दूर या बाहर नहीं है, आप लोग सभी वह हो। हम जो है सारे लोग हैं, सब सारे पेड़ है, वही वन है। तो इस सवाल पर, इस बात पर फिर अनेक सवाल वे पूछने लगते हैं, सारे बीच में बोलने लगते हैं। इस पर क्या कहा, मैं वन हूँ तब बबुल कौन है। ऐसा अनेक पेड़ प्रश्न पूछने लगते हैं कि आपने क्या कहा है, मैं वन हूँ तो बबुल कौन है। झूठ, क्या मैं यह मानूं कि मैं बांस नहीं वन हूँ। मेरा रोम रोम कहता है कि मैं बांस हूँ। बांस का पेड़ भी बीच में बोलता है कि ऐसा मैं मानूं कि मैं वन हूँ तो मैं बांस क्यों नहीं है। ऐसे अनेक अलग अलग सवाल सारे वृक्ष पूछते हैं, बोलते हैं, आपस में बीच में बोलते हैं। और मैं घास, और मैं शेर, और मैं सांप। सांप भी बोलता है, शेर भी बोलता है, घास भी बोलती है। इस बातें ऐसा शोर मचा कि उन बेचारे आदमियों की अकल गुम होने को आ गई। अब इस तरह ऐसा बोलने के बाद इन सवालों पर इस तरह एकदम शोर मच जाता है। सारे आपस में बीच में बोलते हैं, ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं कि आदमियों को क्या क्या करना समझ में नहीं आता है। बड़दादा न हो तो आदमियों को काम वह तमाम था। काम तमाम होना यानी मार डालना। वह बड़दादा बीच में नहीं बोलते तो वे सारे प्राणी, सारे वृक्ष आदमियों को मार सकते हैं। इस तरह बड़दादा बीच में बोलते हैं, बड़दादा वह मामला संभालते हैं। उस समय आदमी और बड़दादा में कुछ ऐसी धीमी धीमी बातचीत हुई और इस तरह अब उन आदमियों के बीच में और बड़दादा, इन दोनों के अंदर एक थोड़ी धीमी आवाज़ में बातचीत होती है। वे बोलते हैं और इस तरह दोनों के अंदर बात होने के बाद फिर वन के बारे में, वन का ठौर ठिकाना, वन क्या है, वन कहाँ दिखाई देता है, इसके बारे में उसका उत्तर सारे वृक्षों को मिलता है। फिर उस समय आदमी और बड़दादा में कुछ ऐसी धीमी धीमी बातचीत हुई कि वह कोई सुन नहीं सका। बातचीत के बाद पुरुष उस विशाल बड़ के वृक्ष के ऊपर चढ़ता दिखाई दिया।
जब वो एक पुरुष, एक शिकारी बड़ के पेड़ पर ऊपर जाता है, ऐसा दिखाई देता है। वहाँ दो नए नए पत्तों की जोड़ी खुलेआम आसमान की तरफ मुस्कुराती हुई देख रही थी, और वहाँ बड़ के वृक्ष पर दो नए नए पत्ते आ गए थे। आसमान की तरफ वे देख रहे थे, एक तरह से वे मुस्कुरा रहे थे। और फिर आदमी ने उन दोनों को बड़े प्रेम से पुचकारा। पुचकारते समय ऐसा मालूम हुआ जैसा मंत्र रूप में उन्हें कुछ संदेश भी दिया है। दोनों उस पत्तों को मनुष्य पास लेता है, पुचकारता है, और उस समय कोई मंत्र बोल रहा है। मनुष्य मंत्र रूप में कुछ संदेश देता है। वन के प्राणी ये सब कुछ स्तब्ध भाव से देख रहे थे। सारे वन के प्राणी, सारे वृक्ष शांत रूप से देख रहे थे ये घटना। देखते देखते पत्तों की वह जोड़ी उद्ग्रीव हुई। उद्ग्रीव यानी ऊंची उठना, गर्दन ऊंची करना। तो इस तरह सारे प्राणी देख रहे थे, और वे देखते देखते दोनों पत्ते ऊंचे उठते हैं, गर्दन ऊंची करते हैं। मानो उनमें चैतन्य भर आया। उन दो पत्तों में मानो कोई चैतन्य आ गया है, ऐसा उनका वातावरण हो जाता है। उन्होंने अपने आसपास और नीचे देखा, जाने उन्हें क्या दिखा कि वे कांपने लगे। और इस तरह वे दोनों पत्ते आसपास देखते हैं, सारे प्राणियों को, सारे पेड़ों को देखते हैं, और ऐसा वातावरण देखने के बाद, दिखाई देने के बाद वे कांपने लगते हैं, वे डरने लगते हैं। उनके तन में लालिमा व्याप्त हो गई। कुछ क्षण बाद मानो वे एक चमक से चमके, जैसे उन्होंने खंडको कुल में देख लिया। खंडको कुल में कि कुल है, खंड कहाँ है, और जैसे उन्होंने सारे खंडों को, सारे विश्व को अपने कुल में वे देख लेते हैं, और ऐसा वे मत बनाते हैं कि कुल है, खंड कहाँ है। वह आदमी अब नीचे उतर आया था और वनचरों के समकक्ष खड़ा था। ऊपर जो मनुष्य गया था बड़ के पेड़ पर, वह नीचे आया था और सारे प्राणियों के सामने, सारे वृक्षों के सामने खड़ा था। बड़ दादा ऐसे स्थिर शांत थे मानो योग मग्न हो कि सहसा उनकी समाधि टूटी। अब बड़ दादा भी एकदम शांत खड़े थे, स्थिर खड़े थे, और जिस तरह कोई योग मग्न व्यक्ति होता है उसी तरह बड़ दादा खड़े थे, और सहसा उनकी समाधि टूटी। उनकी शांतता भग्न होती है, उनकी समाधि टूटती है। मानो वे जागे, मानो उन्हें अपने चरम शीर्ष से कोई अनुभूति प्राप्त हुई हो। अब वे जागते हैं और उन्हें कोई अनुभूति प्राप्त होती है। अपने जो ऊपर के जो दो पत्ते थे, उन पेड़ों के माध्यम से, उन पत्तों के माध्यम से कोई अनुभूति उन्हें होती है, अनुभव मिलता है, और वे बोलने लगते हैं। उस समय सब और सप्रश्न मौन व्याप्त था। अब उस समय सारे प्राणियों के सामने, सारे प्राणियों के मन में अनेक अनेक प्रश्न थे, सारे पेड़ों के मन में अनेक अनेक प्रश्न थे, परंतु सारे मौन थे। सारे वृक्ष यह दृश्य देख रहे थे। उसे भग्न करते हुए बड़ दादा ने कहा, अब सारे लोग, सारे प्राणी मौन थे। उस मौनता को भग्न करते हुए बड़ दादा बोलते हैं, वह है, ऐसा बोलते हैं वे, वह है कहकर वह चुप हो गए। साथियों ने दादा को संबोधित करते हुए कहा, दादा दादा। अब बड़ दादा बोलते हैं कि वह है, और बाकी साथी, बाकी पेड़ पौधे भी दादा को संबोधित करते हैं, बोलना चाहते हैं, दादा दादा ऐसा कहते हैं।
दादा ने इतना ही कहा, वह है वह है। अब बड़ दादा बोलते हैं, कहते हैं कि वह है वह है। बाकी भी प्राणी, बाकी पेड़ पौधे बोलते हैं, कहाँ है कहाँ है, सब कहीं है सब कहीं है। बड़ दादा बोलते हैं, सब कहीं है सब कहीं है, और हम नहीं वह है। और इस तरह बड़ दादा बोलते हैं, प्राणी सारे बोलते हैं। अब उन्हें समझ में आता है कि वह है यानी वन है, हम नहीं वह है, हम एक एक वृक्ष नहीं है, वह है यानी वन है। यानी जो हम है, सारे पेड़ पौधे हैं, सारी घास है, सारे प्राणी है, सारे मिलकर वन बनता है। इस तरह वन का ठिकाना उन्हें समझ में आता है, वन क्या है। इस तरह सारे प्राणी समझते हैं, सारे वृक्ष समझते हैं। तत्सत, इस तरह कहानी का नाम है तत्सत, यानी वही सत्य है। इस तरह आपको भी प्रश्न भी आ सकता है कि तत्सत शब्द का अर्थ लिखिए, तत्सत कहानी से कौन सी सीख मिलती है। तत्सत का अर्थ होता है वही सत्य है। इस तरह एकदम आसान कहानी हमने देखी है। अब कहानी के कुछ प्रश्न उत्तर भी हम देखेंगे, स्वाध्याय देखेंगे। आकलन हेतु पहला प्रश्न है, बड़ दादा के अनुसार आदमी ऐसे होते हैं। यदि आदमी कैसे होते हैं, आदमी का वर्णन पाठ में दिया गया है, उसका 3 वाक्य में उत्तर लिखना है। वन के बारे में इसने यह कहा, वन के बारे में बड़ दादा ने क्या कहा, घास ने क्या कहा, शेर ने क्या कहा, इसका भी उत्तर आपको लिखना है। घास की विशेषताएं, घास की विशेषता क्या है, घास कैसी होती है, पाठ में सब कुछ दिया है, उसका उत्तर भी आपको लिखना है 3-4 पंक्तियों में। शब्द संपदा पर प्रश्न है, पर्यायवाची शब्दों की संख्या लिखिए। जैसे बादल के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा है, कितने शब्द है बादल के लिए, तो बादल के लिए पयोधर, अम्बुज, जलज, ऐसे 3 शब्द है। भंवरे के लिए भ्रमर, भंवर, ऐसे 2 शब्द है। धरा के लिए अवनी 1 शब्द है। अरण्य के लिए सारे शब्द है, वन, विपिन, जंगल, कानन, 4। अनुपम के लिए अनोखा, अनूठा, अमिट, ऐसे 3 शब्द है। इस तरह आपको लिखने हैं, स्वाध्याय आपको लिखने हैं। आगे दिया है, निम्नलिखित शब्दों के लिए विलोम शब्द तैयार कर उपसर्ग के अनुसार उनका वर्गीकरण कीजिए। विलोम शब्द यानी विरुद्धार्थी शब्द। उदाहरणार्थ गैर, मूल शब्द है जिम्मेदार और गैर जिम्मेदार। उपसर्ग यानी शब्द के पहले लगने वाला अक्षर समूह। उपसर्ग गैर लगा है, मूल शब्द है जिम्मेदार, शब्द बन गया है गैर जिम्मेदार। उसी तरह सत्य शब्द है, मूल शब्द सत्य, उसे उपसर्ग अ लगता है और शब्द होगा असत्य। न्याय भी एक शब्द है, उसे भी अ उपसर्ग लगेगा, मूल शब्द होगा न्याय और शब्द बन जाएगा अन्याय। इस तरह आपको लिखने हैं, सत्य असत्य, मेल, अन्न, गुण, यश, मान, मंजूर, संग। नीचे दिया है तीसरा प्रश्न, अभयारण्यों की आवश्यकता, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखने हैं। अभयारण्य यानी वन की आवश्यकता। पर्यावरण और हम, इस विषय पर अपना मत लिखिए। पर्यावरण का महत्व। लघुत्तरी प्रश्न है चौथा, टिप्पणियां लिखिए। बड़ दादा के बारे में जानकारी लिखनी है। सिंह, बास। तत्सत शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। कहानी को तत्सत यह शीर्षक क्यों दिया गया है, क्या उचित है, क्यों महत्वपूर्ण है, ऐसी उसका उत्तर लिखना है। नीचे दिया है साहित्य संबंधी जानकारी।
जैनेन्द्र कुमार जी की कहानियों की विशेषता। कहानी की शुरुआत में दिया है उत्तर। अन्य कहानीकारों के नाम भी दिए हैं। नीचे दिया है व्याकरण रस। रस के बारे में, रस का व्याकरण हमने देखा था। रसों के उदाहरण लिखिए। हास्य रस के उदाहरण लिखने हैं, वात्सल्य रस के उदाहरण लिखने हैं। तो इस तरह इस कहानी को हमने देखी है कहानी, और उसके प्रश्न स्वाध्याय भी देखा है। नोटबुक में आपको स्वाध्याय लिखना होगा, और इस तरह आपकी पढ़ाई आपको शुरू रखनी है। इस तरह आज हम रुकते हैं। धन्यवाद।